हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए हम क्लास 8 के चैप्टर 6 का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। और इससे पहले वाले पार्ट में हम देख चुके हैं कि लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इनकी कंपोजिशन क्या होती है। आज हम देखेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं। ओके, इनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे हम, और इन फंक्शंस का प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार ये फंक्शन जो है, इनकी क्रोनोलॉजी क्या होती है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है, हम देखते हैं कुछ की फंक्शंस जो हैं वो पार्लियामेंट को दिए हुए हैं, जो कि पार्लियामेंट को फुलफिल करने होते हैं। और ब्रॉडली इन फंक्शंस को जो हम क्लासिफाई कर सकते हैं चार तरीके से। पहला हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, दूसरा हो गया लॉ मेकिंग, तीसरा हो गया एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, और फोर्थ फंक्शन है फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। ओके, ये किसके फंक्शन है? ये हमारे लेजिस्लेटिव के फंक्शन हैं। ओके, अभी के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हम एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। अब जो आपकी लेजिस्लेटिव है, जो आपका कानून बनाते हैं, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? कानून बनाने वाले। और हमने देखा था ये कौन लोग हैं, ये कौन है? ये आपके प्रेसिडेंट हैं, ये आपकी लोकसभा है, ये आपकी राज्यसभा है। ये मिलके जो है आपका कानून बनाते हैं, राइट। अब ये जो कानून है, ये कैसे बनाए जाते हैं और इनको हम अलग से कैसे क्लासिफाई कर पा रहे हैं वो हम समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन आपको नाम से ही पता लग रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और यू कैन से लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो हमें बहुत डिटेल में जो है बताया गया है कि किस बॉडी का किस, चाहे वो लेजिस्लेटिव है चाहे वो एग्जीक्यूटिव है। इसके अलावा आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी होती हैं, इसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी होती हैं, है ना, ये सब हैं। इसके अलावा आपकी जुडिशरी है। तो हमें डिटेल में बताया गया है कि इनकी कंपोजिशन क्या है, इनके फंक्शन क्या है। ओके, तो वो फंक्शन जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, जो लेजिस्लेचर को करने हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस। ऑल राइट, अब जैसे कि हमने देखा कि भैया लास्ट चैप्टर में हमने देखा था शायद कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो कौन करता है? राज्यसभा प्लस लोकसभा मिलके करते हैं। इसके अलावा और कौन होता है इसमें? इसके अलावा हमारे एमएलएज होते हैं, जो कि स्टेट असेंबली या फिर आप स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट उनको मान सकते हो। ठीक है, ये सब मिलके क्या करते हैं? ये आपके प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। इसमें आप मेरे को बताइएगा कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, कौन कौन उसमें होते हैं। फिर हमने देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें भी लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। उसमें आपकी स्टेट असेंबलीज का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा प्लस लोकसभा जो है ये मिलके आपके क्या करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया जो अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वही रूल बुक जिसके हिसाब से हम चलते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे अगर सुपरमेसी है तो किसकी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। वो जो रूल बुक जिसके हिसाब से हमारी गवर्नमेंट भी हमें गवर्न करती है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है?
सो यस, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है और ये हमारी लेजिस्लेचर का एक वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है। हमारी लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल सकती है, ओके। लेकिन उसके कुछ लिमिट हैं, लिमिटेशंस हैं कि किस चीज को बदला जा सकता है, किसको नहीं। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आप जानना चाहें तो बेसिक स्ट्रक्चर एक कंसेप्ट है जो कि 1973 के बाद से आया है। बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के। आप मेरे को केस का नाम बताएंगे, वो कौन सा केस है जिससे बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो आई थी और लेजिस्लेचर को बताया गया था कि आपकी जो लिमिट्स हैं वो हैं कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, उसको अमेंड नहीं कर सकते। बाकी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ओके। तो कमेंट सेक्शन में बताएं केस का नाम क्या है। मैंने आपको ईयर भी बता दिया है, ओके। चलिए, इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो जो हम हायर ग्रेड्स आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो डायरेक्टली एंट्रस्टेड, वी डू ट्रस्ट आवर पार्लियामेंट टू अपहोल्ड द कोर वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो रूल बुक है, हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है उसकी मर्यादा रखे, ओके। तो अब इसमें क्या क्या है, कौन सी वैल्यूज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो हम इंटरेस्ट करते हैं पार्लियामेंट में कि वो अपहोल्ड करेंगे उन कोर वैल्यूज को। तो सबसे पहला क्या है, अनेबलिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे अनेबल होएगी, थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज, ओके। कि भैया हर किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का अधिकार है ना। जो लोग चुनेंगे वही हमारे लीडर्स होंगे। गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, ओके। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा क्या है, दूसरा है following the separation of powers between the legislature, executive and judiciary। कि भैया जो आपको पावर्स दी गई हैं और उन पावर्स को सेपरेटली आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेजिस्लेचर के पास अपनी पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर है और जुडिशरी के पास अपनी पावर है। तो कभी भी इनमें कॉन्फ्लिक्ट ना होए, ना तो जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव की पावर को लेने की ट्राई करे और लेजिस्लेटिव जो है एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी को ओवर पावर करने का ट्राई ना करे। तो जो सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसको फॉलो किया जाए। अब इसके अलावा कौन सा ऐसी वैल्यू है जो हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट उसका ध्यान रखे, इंश्योरिंग फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म बेसिकली यही चीज है कि आपको जो पावर दी गई है, ये तो क्या है, ये पार्ट्स हो गए है ना। फेडरलिज्म आपका जो है वो टॉप टू बॉटम आप इसको मान सकते हैं कि सेंटर के पास कुछ पावर है, स्टेट के पास कुछ पावर है, लोकल बॉडीज के पास कुछ पावर है ना। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है इसको ध्यान में रखा जाए, ओके। इसके अलावा क्या है कि अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी बाय फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसी। अब फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट आपकी जो है उसके अगेंस्ट आपके सिटीजन्स को मिले हुए हैं, ओके। फंडामेंटल राइट यानी कि उनको कोई आपसे छीन नहीं सकता वो राइट,
इसके अलावा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी बनाने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो डायरेक्टिव आपको दिए गए हैं, आप उनको ध्यान में रखेंगे जब आप कानून बना रहे हैं या पॉलिसीज बना रहे हैं। ठीक है, ये उम्मीदें हमारी पार्लियामेंट से की जाती हैं। अब हम देखेंगे लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग जो है वो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर है। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम ही है लॉ मेकिंग, दिस इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लॉ मेकिंग कैसे की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन ने उस प्रोसेस के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, और एक लॉ को जो हम फोर्स में लेके आते हैं, एनफोर्स्ड किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्ट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि पहले आपका बिल आता है, उस बिल को जो है पास होने के बाद कहाँ से पास होएगा, प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाएगी, लोकसभा से पास हो जाएगा, राज्यसभा से पास हो जाएगा, यहाँ से पास होने के बाद वो बिल बन जाता है लॉ। और उस लॉ को एनफोर्स करने के लिए कि हाँ इसको अब हमें फॉलो करना है, उसको हम बोलते हैं एक्ट। ठीक है, एक्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके लॉ को एनफोर्स करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये होता कैसे है, ये है कि पहले बिल जो है वो आपका एक ड्राफ्ट होता है। ठीक है, उसको प्रपोज किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी हाउस, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये हम पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे अभी, है ना, आगे आएगा। उसके बाद इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है और फिर ये बन जाता है लॉ। ठीक है, तो ये एक जो बिल है वो लॉ कैसे बनता है वो हम देखेंगे कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 कैसे लॉ बना था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो बहुत कुछ करना चाह रहे थे हमारे लोगों के लिए, है ना, लेकिन हमारे पास लिमिटेशंस थी कि भैया हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हमने देखा था कि केवल 14% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एजुकेटेड, है ना। और हमने जैसे कि देखा प्रीवियस चैप्टर्स में कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हमने पढ़ी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, कि हमारा जितना भी खजाना था, जितना भी रिसोर्सेज था, सबको एक्सप्लॉइट कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। भुखमरी में जी रहे थे हम, देयर वाज पॉवर्टी, इलिटरेसी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब था। सारे जितने भी सोशल इश्यूज थे सब अपनी पीक पे थे। जो नहीं था हमारे पास वो था पैसा, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे। ठीक है, अब मेकर्स करना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से वो ये सब चीजें नहीं कर पाए। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें जो वो करना चाह रहे थे, और उनको लगा कि फ्यूचर में जब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज आ जाएंगे, तो हम वो पॉलिसीज लेकर आएंगे जो हम चाह रहे हैं कि हमारे देश के लोगों के पास उस टाइप की लाइफ होनी चाहिए, उस टाइप के अधिकार, राइट्स होने चाहिए। तो उन सब पॉलिसीज को उन्होंने यहाँ पे डाल दिया डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि अभी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जब हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे तो हम धीरे धीरे इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, हम लॉ बनाएंगे, उसके बाद उन लॉ को एनफोर्स करेंगे, और वो सारी पॉलिसीज जो हम चाहते हैं अपने देशवासियों को देना, वो सब हम करते जाएंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि डीपीएसपी जो है
वो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, एनफोर्सेबल नहीं होती हैं ये, ठीक है। कोई बैकिंग नहीं है, अगर स्टेट इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, कोई पॉलिसी लेके नहीं आ रहा है, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेशंस थी रिसोर्सिस की, तो इनको एनफोर्सेबल नहीं बनाया गया कि लोग अगर खड़े होके बोल रहे हैं कि भैया आप हमें बिना काम के हर महीने 50,000 रुपए दो, तो वो कैसे कर पाएंगे? आपके पास रिसोर्सेज है ही नहीं, और आप इस चीज को लेके कोर्ट में जाओ तो फैसला तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज है नहीं, लेकिन लोग डिमांड कर रहे हैं। वहीं आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वो आपके एनफोर्सेबल हैं, ठीक है। एनफोर्सेबल का मतलब है कि अगर कोई इनको छीनने की कोशिश करता है तो आप कोर्ट के अंदर जा सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट आर्टिकल नंबर 32 आपको बोलता है, वैसे आपके पास एक जुडिशरी सिस्टम है कि पहले आपके पास लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, सबॉर्डिनेट कोर्ट है ना, सबॉर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आपके पास हाई कोर्ट, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के अंडर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। हालांकि ये यहाँ पे नहीं दी गई हैं ये चीजें, ये मैंने जस्ट लाइक दैट डिस्कस कर ली हैं। जब ये वाला पार्ट आएगा तो हम और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो डीपीएसपी थी जो, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स सोच रहे थे कि एक डिकेड के अंदर, यानी कि डिकेड क्या होता है, 10 साल के अंदर हम उतनी तरक्की कर लेंगे कि शायद हम धीरे धीरे इन पॉलिसीज को जो है वो इम्प्लीमेंट कर लें, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, हम उतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए कि हम डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट कर पाए। क्योंकि आपने देखा, आपने सुना होगा कि मिसेज इंदिरा गांधी जो है वो गेहूं मांगने गई थी, हमारे पास खाने तक को अनाज तक नहीं था, हम यूएसए से गेहूं लेके आते थे, है ना। और वो हमें कौन से गेहूं देते थे? जो वो अपने सुअरों को डालते हैं, पिग्स को डालते हैं, इतनी खराब क्वालिटी के वो हमें गेहूं देते थे, राइट। तो वो नहीं हो पा रहा था हमसे, 10 साल में नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ? अब भैया अगर एजुकेशन नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे? एजुकेशन तो एक जरिया है आपका ह्यूमंस को, या फिर अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है उसको एम्पावर करने का, राइट। तो फिर 1990s के अंदर जो है हमने ये चीज लेके आई कि भैया जो राइट टू लाइफ है ना, उसी के अंदर हम मान के चलते हैं कि राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू लाइफ क्या है? राइट टू लाइफ इज नॉट कि आप जी रहे हो, सांसें ले रहे हो। राइट टू लाइफ इज आपके पास, आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, देर इज अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यू आर नॉट जस्ट ब्रीदिंग एंड लिविंग, इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ओके। आपके पास उतना ज्ञान होना चाहिए कि आप अपने जीवन को अच्छे से गुजार सकें। तो इन्होंने बोला कि हम ये चीज मान के चल रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ है, उसी के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो राइट टू एजुकेशन है वो राइट टू लाइफ का ही पार्ट है। उसके बाद लोगों ने माना, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86, जो कि आपका 2002 में आया। और 21 जो आर्टिकल था राइट टू लाइफ, उसी के अंडर हमने बनाया 21A, जिसको हमने नाम दिया राइट टू एजुकेशन। एंड नॉट फॉर, इट्स नॉट फॉर हायर एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास बेसिक एजुकेशन भी नहीं थी, इतनी लिटरेसी थी, है ना। तो हमने क्या किया, आर्टिकल 21A के अंडर स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन,
कौन प्रोवाइड करेगा? स्टेट करेगा। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14। 6 to 14 ईयर्स की जो एज है, इसमें आपको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। आप देखते हो ना, गवर्नमेंट स्कूल्स में आपका इसी को और प्रोत्साहित करने के लिए आपकी मिड डे मील भी लेके आई गई है ना, कि आप अपने बच्चों को भेजो, हम दोपहर में खाना भी दे देंगे, आपको फ्री यूनिफॉर्म मिलती है, आपको बुक्स मिलती हैं फ्री में, है ना, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, और आपको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आए गए ताकि लोग पढ़ें, अपने बच्चों को भेजें वहां पे। ओके, चलिए, तो ये हमने देखा। तो ये कैसे हुआ? राज्यसभा के अंदर लेके आया गया ये बिल। उसके बाद जो है एक कमेटी बिठाई गई जिसने कि स्टडी की। कमेटी में आपके एमपीज होते हैं, कमिटीज में आपके एक्सपर्ट लोग भी बुलाए जा सकते हैं। कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर जो पार्लियामेंट है वो डिस्कशन कर रही है, उसके बाद एक कमेटी बना दी जाती है। वो कमेटी, उसमें कुछ 10 12 15 20 जितने भी लोगों की जरूरत होती है, जितनी भी ओपिनियंस की जरूरत होती है, अलग अलग तरीके से उन लोगों को इकट्ठा करके ये काम सौंप दिया जाता है कि आप देखें कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, है ना। थोरोली उस प्रपोजल को पढ़ा जाता है। उसके बाद अगर जरूरत होती है मॉडिफिकेशंस की तो बताए जाते हैं कि हम इसको इस तरीके से बेटर वे में कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद डिबेट हुई कि भैया ठीक है, हम ये करना चाह रहे हैं और हमारी जरूरत भी है, लेकिन फंडिंग कहाँ से आएगी? हमें नए स्कूल बनाने पड़ेंगे, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और इतने लाखों लोग बच्चों के लिए टीचर्स कहाँ से आएंगे? ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली मैटर हो गया, है ना। गवर्नमेंट के पास पैसे भी तो होने चाहिए, तभी तो वो अफोर्ड कर पाएगी। लेकिन 2008 आते आते जो एमपीज थे, देवर डिटरमाइंड कि अब समय आ गया है, हमें ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद 2009 में आपकी नई गवर्नमेंट बनती है, और अगस्त 2009 में लोकसभा में भी ये जो प्रपोजल था ये पास कर दिया जाता है। 2002 में जो है राज्यसभा के अंदर इसको प्रपोज किया गया था, राइट। फिर 6 साल के बाद, इनफैक्ट 7 साल के बाद लोकसभा ने इसको पास किया। देखो एक बिल कैसे अटकता है कि एक हाउस ले तो आता है उसको, लेकिन दूसरा हाउस जो उसको पास नहीं कर पाता। उसके बाद जो है राज्यसभा से पास हो चुका था, फिर 2009 में लोकसभा ने भी पास कर दिया, और उसके बाद प्रेसिडेंट ने भी इसे असेंट दे दी, और फिर ये बन गया एक एक्ट। ठीक है, चलिए, और इसने जो है अनेबल किया एक लीगल पाथवे जिससे जो बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड कर सकते हैं, और नए स्कूल बनाए गए, फ्री किताबें दी गई, यूनिफॉर्म दी गई बच्चों को, है ना, ताकि शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके। अभी हम देखते हैं कि एक बिल से एक एक्ट कैसे बनता है। ओके, जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या है, क्रोनोलॉजी हम समझते हैं। ओके, अमित सर वाली क्रोनोलॉजी हम देख लेते हैं क्या होती है। चलिए, सबसे पहले किसी भी हाउस में, ईदर ऑफ द हाउस, इट कुड बी लोकसभा, इट कुड बी राज्यसभा, वहां पे जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। प्रपोजल आप रखते हो, अपनी पीपीटी बनाते हो, है ना, उसको फिर पढ़ा जाता है, रीडिंग ऑफ द बिल होता है, और उस रीडिंग के बाद एक स्टैंडिंग कमेटी जो है उसको वो बिल रेफर कर दिया जाता है। अब स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी जो होती है
वो आपकी एक परमानेंट कमेटी होती है। स्टैंडिंग मतलब ऑलवेज ऑन द फुट, कि भैया हम तैयार हैं, बताओ क्या करना है। तो एक परमानेंट कमेटी होती है जिसमें आपके एमपीज होते हैं, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है, जो उनकी रिकमेंडेशंस है, उनको देखते हैं। उसके बाद जो बिल लेके आ रहे हैं जो लोग, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और जो भी मतलब उनको सवाल जवाब करने होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब क्या है कि ये एक एक्सपर्ट टाइप ऑफ ओपिनियन लेके आएंगे। एक आप पूरे एक मंत्रियों का ग्रुप बना रहे हो और उस ग्रुप को एक ही काम दे रहे हो कि भैया ये कुछ बिल आया है, इसको आप देखें क्या ये सही है, क्या गलत है, या क्या हम इसको और अच्छा तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई खामियां तो नहीं है ना। प्रोज एंड कॉन्स हम इसमें देखते हैं, ठीक है। उसके बाद उस बिल को कंसीडर किया जाता है और उसको पास कर दिया जाता है, ओके। अगर ये बताएंगे स्टैंडिंग कमेटी वाले कि इसको आप मॉडिफाई करिए, तो मॉडिफाई कर दिया जाएगा। सजेशंस लेने हैं, नहीं लेने हैं। स्टैंडिंग कमेटी जो है उसका ये सिर्फ सजेशंस देने के लिए है, ऐसा नहीं है कि इनको मान ही लिया जाए, ओके। लेकिन ये अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। उसके बाद इट डिपेंड्स कि उनको मॉडिफाई करना है नहीं करना है। उसके बाद इस बिल को कंसीडर किया जाता है, पास कर दिया जाता है। क्लोज बाय क्लोज जो है डिस्कशन होता है। अब क्लोज क्या, क्लोज है भैया आपकी जो सब हेडिंग्स आप मान के चलो, ठीक है। सब हेडिंग्स कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब उन सब हेडिंग्स पे जो आपका डिस्कशंस होता है, अमेंडमेंट्स अगर कोई हो तो वो वोट किए जाते हैं और फिर वोट की जाती है। आप पूरी पार्लियामेंट को बोल के बताते हो कि ये बिल है, ये चीजें इसमें होंगी। उसके बाद वोट करवाई जाती है कि जो भी भैया आप अगर यस बोलोगे, नो बोलोगे, कितने लोग यस बोल रहे हैं, कितने लोग नो बोल रहे हैं, तो मेजोरिटी के हिसाब से कितने लोगों ने यस बोला, अगर मेजोरिटी जो लोग हैं वो यस बोल रहे हैं तो वो पास हो जाएगा। अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग नो तो वो बिल पास नहीं हो पाएगा, है ना। अगर यहाँ से पास हो गया, मेजोरिटी ऑफ द पीपल सेड यस, सही चीज है ये, तो वो बिल अब चला जाएगा दूसरे हाउस में। अब दूसरे हाउस में जाने के बाद वहां पे भी अगर ये पास हो जाता है सेम प्रोसेस से, तो फिर प्रेसिडेंशियल असेंट की हमें जरूरत होती है। और अगर प्रेसिडेंट अपने असेंट दे देते हैं तो एक गैजेट में नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है कि ऐसे ऐसे एक बिल है जो पास हो चुका है। फिर वो लॉ बन जाएगा। लॉ बनने के बाद उसको बैक करने के लिए एक्ट लेके आएंगे। एक्ट का मतलब है कि उसको लीगल बैकिंग मिल चुकी है, ओके। चलिए, अब ये जो रीडिंग वीडिंग है इसका हम क्यों करते हैं, कहाँ से आया, तो ये इसका जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुआ था, ठीक है। और वहाँ के जो एमपी हैं वो इलिटरेट थे मोस्टली, तो जो क्लरिकल ऑफिस के जो लोग थे, क्लर्क वगैरह थे, वो उनको पढ़ पढ़ के बताते थे कि ये लिखा हुआ है इसमें। और फिर जो एमपी वगैरह हैं वो डिस्कस करते हैं इन सब चीजों को। तो वहां से ये रीडिंग का प्रोसेस जो है आया, रीडिंग का स्टेप आया। देखो ये भी एक चीज है कि हम एज इट इज फॉलो करते जाते हैं चीजों को, है ना। इट्स नॉट लाइक कि हमारे यहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं, बट स्टिल ये एक एज ए टूल जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए रीडिंग की जाती है। अब क्लोज बाय क्लोज का क्या मतलब है कि ये वो पार्ट होते हैं बिल के जो कि स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं, ठीक है। अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो एज ग्रुप हमने जो देखा कि वही 6 से 14 होना चाहिए, ये क्या था, ये क्लोज डाला गया था। ये हेडिंग, सब हेडिंग होगी उसके अंदर कि भैया हर किसी को तो हम नहीं दे सकते, और कब तक हम पढ़ाएंगे बच्चों को। हायर एजुकेशन में तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, है ना। तो फिर वो बोल रहे कि ठीक है, हायर एजुकेशन का वो जाने, उनके पेरेंट्स जाने, लेकिन इतना तो हमारा बनता है। 8 साल की एजुकेशन तो हम देंगे, प्राइमरी एजुकेशन तो हम देंगे बच्चों को, ठीक है। अब गेजेट क्या होता है, ये एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से,
और ये बोलते हैं कि लीगल डॉक्यूमेंट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे दी जाती है लोगों को कि इस टाइप का जो बिल है वो अब एक्ट बनने जा रहा है। ठीक है, चलिए। अब कुछ टाइप के जो बिल होते हैं, बिल जो है वो एक प्रकार के नहीं होते। बिल जो आपके होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। कुछ बिल ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोकसभा में ही स्टार्ट किए जा सकते हैं, कुछ बिल ऐसे होते हैं जो राज्यसभा में स्टार्ट किए जा सकते हैं। ओके, और उनमें से एक बिल की अगर हम बात करें तो मनी बिल। मनी बिल एक ऐसा बिल है जो कि टेबल्ड, कैन बी टेबल्ड ओनली इन लोकसभा। टेबल्ड मतलब इंट्रोड्यूस जो किया जाता है वो सिर्फ लोकसभा में होएगा। ठीक है, अब मनी बिल होता क्या है? मनी बिल भैया कोई भी फाइनेंशियल मैटर है जिसमें आप टैक्स के बारे में बात करते हो या गवर्नमेंट को बोरो करना है उसके बारे में बात करते हो, तो ये बेसिकली आपका लोकसभा ही कर पाएगी। ठीक है, और ये क्यों होता है? देखिए, लोकसभा जो है 550 की हम बात करके चलते हैं मेंबर्स, है ना। राज्यसभा आपकी 250 है। तो बेसिकली जो आपके आपके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आप जिन लोगों को डायरेक्टली वोट करके चूज करके भेजते हो वो बेसिकली आपके लोकसभा के अंदर ही होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो बनती है वो आपकी बेसिकली लोकसभा से ही बनती है। इट्स नॉट लाइक कि राज्यसभा के लोग नहीं हो सकते, उसमें मिनिस्टर्स यहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन मोर और लेस राज्यसभा जो है वो आपकी सिर्फ स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन को दर्शाती है। ठीक है, आपके जो लीडर्स हैं वो बेसिकली लोकसभा है। राज्यसभा क्यों नहीं है भैया? क्योंकि राज्यसभा जो है इनको आपके एमएलए जो होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपकी मोटा मोटी कहाँ से? लोकसभा से बन के आती है। इसीलिए अगर आपको टैक्स लगाना है या फिर गवर्नमेंट जो बनी हुई है उसको कहीं से पैसे लेने हैं, वो सब चीजें गवर्नमेंट वाले ही देखेंगे। तो ये फिर लोकसभा से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी ये क्या चीज है देख लेते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव कौन कौन थे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइए। जैसे हमने देखा कि लेजिस्लेचर जो है उसका पार्ट है आपके प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरीके से आप मेरे को बताएंगे कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन है। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो एग्जीक्यूटिव जो है बेसिकली हम बात कर रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की। ओके, स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपके सीएम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके। चलिए, अब यूनियन एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम क्या था? लॉ मेकिंग। प्राइमरी फंक्शन उनका था लॉ मेकिंग का। एग्जीक्यूटिव का काम है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ। ठीक है, इनका काम क्या है? इनका काम है भैया इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना जो कानून बन गया है उसका। ठीक है, और इसके अलावा जो डे टू डे फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की वो ये देखते हैं। ठीक है, इनके डिसीजंस होते हैं किसके? एग्जीक्यूटिव के, यानी कि पीएम और सीएमओ जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो देखते हैं इन सब चीजों को। और ये लोग जो होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होती है, ये आंसरेबल टू लोकसभा होती है। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और ये मैं फिर से बोल रही हूँ, आप इसको 7 स्टार कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये घुमा फिरा के बार 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 पूछा जाता है। ठीक है, आंसरेबल टू लोकसभा कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, किसको रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा को। अब लोकसभा में कौन है? वो एमपीज जो आपने डायरेक्टली चूज करके भेजे हैं। ओके, चलिए। अब मैकेनिज्म क्या है इनके? क्वेश्चन आवर है। क्वेश्चन आवर क्या है कि भैया इसमें जो भी एमपीज हैं, मिनिस्टर्स तो आपके कितने होंगे? मेन मेन मिनिस्टर आप लगा लो,
10 से 15 होंगे, है ना, जिनके पास बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज है। और आप लगा लो, इसको डबल कर लो, और छोटे मोटे इधर उधर के मिला के हम मान लेते हैं 30 मिनिस्टर्स है हमारे पास। ओके, तो ये सब मिला के तो इतने ही है, 50 मान लो आप, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग आपके मिनिस्टर्स हैं। अब 500 लोग जो बच गए वो कौन है, वो आपके एमपीज हैं। अब ये एमपी आपके जरूरी नहीं है कि रूलिंग पार्टी से हो। ये जो एमपी हैं, ये जो मिनिस्टर्स हैं, इनसे सवाल पूछते हैं। ये कोई भी पॉलिसी लेके आते हैं या कुछ भी देश में चल रहा होता है, तो ये एमपी जो है उनसे सवाल पूछते हैं, और वो होता है क्वेश्चन आर। ठीक है, स्पेसिफिकली 1 घंटा दिया जाता है इन एमपीज को, इन मिनिस्टर से सवाल पूछने के लिए। और सवाल भी आपके 3 तरीके के होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, एक होते हैं स्टार, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। इसमें आपको 10 दिन का समय दिया जाता है किसी भी मिनिस्टर को कि भैया अपना जवाब तैयार कर लो, हमें चाहिए इस पे जवाब। ठीक है, उसको क्वेश्चन दे दिया जाता है 10 दिन पहले कि अपना जितना भी फैक्ट वैक्ट चेक करके ले आओ और हमें चाहिए है जवाब। ठीक है, फिर होते हैं अनस्टार्ड और स्टार। इसमें जो स्टार्ड क्वेश्चन है वो आपके मूजवानी पूछे जाते हैं। ठीक है, वहां पे आप जो देखते हैं ना कि एक तरफ से अपोजिशन वाला कोई तो बोल रहा है, एक तरफ से आपका मिनिस्टर जो है वो बोल रहा होता है ना, तो ये ऐसे संवाद होता है वहां पे। तो जो फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट सेशन है, उसमें जो एमपीज हैं वो मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज और एक्टिविटीज को लेके। ओके, और ये एक प्रोसेस है जिससे जो पार्लियामेंट है दैट होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, उनको जवाब देने पड़ते हैं मिनिस्टर्स को। ठीक है, कि वो अपने जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं या डिसीजन वो जो भी बना रहे हैं उनको जस्टिफाई करें। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल कमिटीज होती हैं जो कि मीटिंग्स वगैरह करती रहती हैं, जहाँ पे मिनिस्टर जो हैं दे हैव टू एक्सप्लेन एंड आंसर क्वेश्चंस अबाउट देयर पॉलिसीज। कूल। और ये जो कमिटीज होती हैं मे इंक्लूड एमपीज फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, तभी तो अकाउंटेबिलिटी आएगी। अपनी पार्टी वालों को क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, वो क्वेश्चन तो अपोजिशन वाले पूछेंगे, राइट। चलिए, अब पार्लियामेंट इजंट ऑलवेज फॉर्मल एंड सीरियस। ये तो आप पार्लियामेंट के सेशन अगर आप देखोगे तो आपको किसी और चीज की जरूरत है नहीं एंटरटेनमेंट के लिए। ओके, समटाइम्स इट बिकम दैट, हाउ डू आई से इट, आपको कपिल शर्मा का शो देखने की भी जरूरत नहीं है। तो वहां पे आपकी पोइट्री भी चलती है, ह्यूमर भी चलता है। ठीक है, तो 25 में निर्मला सीतारमन जी ने कुछ बोला था जो कि तमिल की एक कुछ एथिक्स और मोरालिटी थी। ठीक है, ऐसे ही एक ह्यूमर की अगर हम बात करें पार्लियामेंट में, तो 2011 में सुषमा स्वराज जी ने एक पोइट्री बोली थी प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, और इन्होंने कोई पोइटिक वर्स बोला गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए, और फिर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उस उनको जो रिस्पॉन्स दिया था वो पोइटिक लाइन में ही दिया था। सुषमा स्वराज जी ने बोला तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। मनमोहन जी क्या बोलते हैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो चलिए एक बार वीडियो देख लेते हैं ये वाली।
ये देखिए, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता तू काफिला क्यों लूटा, हमें रहकर से गिरा नहीं, तेरी के काबिल में हूँ मैं, तो मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार। तो दिस वाज इट। आई डोंट नो आपको मतलब वॉइस इसमें रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई, आप अपने एंड पे भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत मजा आता है, पार्लियामेंट के सेशन देखा कीजिए। तो ये कुछ आपको एक एग्जांपल दे रखा है, कोई रिपोर्ट है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई रिपोर्ट है। तो उसमें आयुष फैसिलिटीज जो होती हैं प्राइमरीली हेल्थ सेंटर पे या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, तो उसके बारे में बात की गई है ना। आयुष मंत्रालय है अभी तो उसमें कुछ है कि भैया हम ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ आयुष को कुछ स्टेट और यूटीज में, लेकिन अभी तक कुछ अप्रूव मतलब ओपन नहीं हुआ है आयुष, है ना। आयुष जो है ये आपकी आयुर्वेदिक और ये सब दवाइयाँ है ना, उनको जो है बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। तो आपके जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या ये सब हैं, तो वहाँ पे हम इनको प्रोत्साहन देने के लिए आयुष डिपार्टमेंट खोलने की बात हो रही है, ठीक है। ये कमेटी बोल रही है कि हमें ऐसे कुछ डिपार्टमेंट आयुष डिपार्टमेंट हैं जो कि हमें खोलने पड़ेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सेंटर में, ठीक है। और आप ये करवाइए, ठीक है। तो ऐसे कमिटीज जो हैं काम करते हैं, वो रिपोर्ट तैयार करते हैं, डाटा जो है वो कलेक्ट करती हैं, सर्वे वगैरह करती हैं, और वो देखती हैं कि हम जो पॉलिसी लेके आए हैं, ये पॉलिसी हुई होगी, ठीक है, बिल हुआ होगा, फिर एक्ट बना होगा, उसके बाद कहा गया होगा कि भैया देखो ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो आयुष जो है, आयुष फैसिलिटी जो है वो हमें अब हर जगह चाहिए होगी, है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी, कम्युनिटी में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी। अब कई जगह पे तो प्रोएक्टिवली कर लिया जाता है, कई जगह पे लेट लतीफी चलती रहती है, तो फिर उसको वो भी करते हैं, ट्रैक भी करते हैं कि कहाँ हुआ है कहाँ नहीं हुआ है, ठीक है। तो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि कुछ यूटीज और स्टेट्स में नहीं ओपन हुआ है और हमें ज़रूरत है इसको ओपन करने की, ताकि हम स्पीडी डेवलपमेंट कर पाए इस डिपार्टमेंट के और इम्प्लीमेंटेशन जो वो बेटर हो पाए। अब अब ये क्यों लेके आई गई ये रिपोर्ट, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ है वो क्या है, वो आपका एक स्टेट सब्जेक्ट है। फेडरलिज्म की बात की थी हमने, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की थी हमने लास्ट क्लास में, 3 लिस्ट की बात की थी हमने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमने देखा था यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन जो है वो कानून बना सकती है, स्टेट में स्टेट कर सकती है, कॉन्करेंट में दोनों में से कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर यूनियन ने कॉन्करेंट में कानून बना दिया है तो स्टेट को उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो है ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टेट से, ठीक है, क्योंकि स्टेट का ही सब्जेक्ट है, ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं कर सकती है, ओके। तो ये आप देखिए, और यहाँ पे ये प्रोबेबल क्वेश्चन भी बन जाता है कि भैया आपका जो पब्लिक हेल्थ है वो कौन सी लिस्ट का पार्ट है, तो ये है स्टेट लिस्ट का, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट है। और ये रिपोर्ट जो ये स्टैंडिंग कमेटी, जैसा कि हमने देखा था ना ऊपर की बिल जो आता है फिर उसको स्टैंडिंग कमेटी को दे दिया जाता है, तो ये रिपोर्ट जो है स्टैंडिंग कमेटी की ही थी, ठीक है। हेल्थ एंड पब्लिक फैमिली वेलफेयर पे थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी जो लेजिस्लेचर है उसका फोर्थ फंक्शन जो है वो क्या है, फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ओके। फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है, Parliament approves and monitors government expenditure through the annual budget and examining the distribution of funds to different ministries. अब पार्लियामेंट जो है वो मॉनिटर करती है, जो भी बजट लेके आते हैं ना, कौन लेके आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट लेके आती है ना, आपके फिनेंस मिनिस्टर लेके आते हैं,
तो वो मॉनिटर करते हैं, एनुअल बजट पेश करते हैं। और कौन है ये, तो गवर्नमेंट का पार्ट हो गया, ठीक है। अब बजट जो पेश किया जाता है बाद में उस पर वोटिंग होती है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट अपना बताती है ना कि हम ये पॉलिसी करेंगे, इस मिनिस्ट्री के लिए हमें इतना पैसा चाहिए, और इस डिपार्टमेंट के लिए हमें इतना पैसा चाहिए, रोड के लिए इतना, रेलवे के लिए इतना, शिप बिल्डिंग के लिए इतना, है ना, ब्रिज बनाने हमें ये वो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लिख के पार्लियामेंट के सामने रखते हैं कि हमें इतना इतना पैसा चाहिए है। उसके बाद उस पे वोटिंग होती है। क्या होती है? वोटिंग होती है। और जिन चीजों को अप्रूव करना होता है उनके लिए बजट पास हो जाता है, जिनके लिए इनको लगता है कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, हमें मजा नहीं आ रहा, तो फिर वो मना कर देते हैं कि ना, ये तो हम नहीं होने देंगे, इसके लिए हमारे देश के पास पैसा नहीं है, ठीक है। और अगर कहीं पे आपका बजट अटक जाता है तो वहां पे आपकी गवर्नमेंट जो है वो गिर भी सकती है, ओके। तो मोर और लेस आपका बजट जो है उसका पास होना बहुत जरूरी है, उस पर जो वोटिंग आते हैं वो पॉजिटिव आने जरूरी है। तो ये सब भी पार्लियामेंट जो है देखती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो फंड्स हो रहा है वो डिफरेंट मिनिस्ट्री में, उसको एग्जामाइन करती है, ठीक है, मॉनिटर करती है। अच्छा, बात बताइए